Hello everyone, myself Sakshi Verma and welcome to Prakshi classes. Today we are going to start the video on the topic non-profit organization and this will be our lecture number 2. अभी तक हमने ये जो टॉपिक है एनपीओ बेसिकली इस एनपीओ के टॉपिक में हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में ये सीखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। बेसिकली हमने ये सीखा था कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क कितना होता है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती हैं पैसे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बट स्टिल दे चार्ज मनी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सर्वाइवल के लिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है, मान लो फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है टू द नीडी पीपल, जिन लोगों को ज़रूरत है खाने की उनको प्रोवाइड कर रही है, तो बेटा जो फूड है उसको बनाने के लिए पैसा लगता है, सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। दैट मीन्स अगर पैसा चाहिए तो चीज़ें चाहिए, तभी जाके वो जो बेटरमेंट के लिए आप काम कर रहे हो तभी वो काम पूरा हो सकता है। दैट मीन्स दे ऑल्सो नीड मनी। तो वो चार्ज कर सकती हैं बट वो लिटल अमाउंट चार्ज करती हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज। ठीक है, अभी तक हमने यही सीखा था। लेक्चर नंबर 2 आपको तभी समझ आएगा जब आप लेक्चर नंबर 1 के ऊपर जो एनपीओ का कंसेप्ट मैंने समझाया वो आप समझेंगे। इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको ये बताऊंगी कि हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम कर रही हो बट बाद में आके ये बोल दे कि हम तो एनपीओ है भाई, हम अगर एनपीओ हैं तो आप हमसे हम अगर एनपीओ हैं तो जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो तो हमारा है। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाकर बाद में ये कैसे कि हम एनपीओ, तो हम ये कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको समझने के लिए मैं आज आपके साथ लेक्चर नंबर 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, समझ आया? ओके। एंड दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइम पे क्लास 12 स्टूडेंट्स घर पे हैं। लॉकडाउन की वजह से क्लासेस अभी बंद हो गई हैं क्योंकि जून है तो समर वेकेशंस हो जाती हैं स्कूल में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए, वीडियोज़ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, सो चलिए हम अब इस लेक्चर नंबर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, अगर आप ये पढ़ें, इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी एंटिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस हो, कोई भी एक एंटिटी, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उसको अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं कि इस साल के दौरान मैंने कितना कमाया और कितना खर्च किया और कितना मेरा प्रॉफिट मैंने कमाया या कितना सेव किया। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वेदर टू नो देयर करेंट इनकम आर सफिशिएंट टू कवर देयर करेंट एक्सपेंसेस। क्या हमने इस साल जितना कमाया है उस साल से अकॉर्डिंगली हमने उतने एक्सपेंसेस किए हैं या ज़्यादा किए हैं या कम करें। दैट्स वाई इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट हर एक बिजनेस फॉर्म के लिए कि आप अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। बट जो अभी जो आपको पॉइंट सीखना है वो ये है कि एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग है, तो दोनों के फाइनल अकाउंट्स भी अलग होने चाहिए। राइट, अगर आप एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या अपने अकाउंट प्रिपेयर करती है। ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है एंड बैलेंस शीट। राइट, वैसे ही अगर आप देखें एनपीओ इज डिफरेंट, इट्स वर्क इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अलग है तो उसके फाइनल अकाउंट्स भी अलग होंगे। तो एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए एनपीओ आर रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये पॉइंट याद हो गया?
प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल तो हमें बोला जाएगा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो तीनों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, वो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं कि हाँ ये फाइनल अकाउंट्स हैं, इन्हीं को प्रिपेयर करना है, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट भी ध्यान से समझना है। अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने पढ़ा कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। क्यों बनाती है? टू डिटरमाइन वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट और सफर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता करने के लिए कि उसने पूरे साल प्रॉफिट कमाया है या सफ़र किया है लॉस, ठीक है। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसने अपनी करंट इनकम ज़्यादा है और करंट एक्सपेंसेस कम है, या उसकी करंट इनकम कम है और उसके करंट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम मीन्स एनपीओ, मैंने वही बताया, एक एनपीओ है, उसको भी अगर सोसाइटी के लिए काम करना चाहती है तो उसको भी तो पैसा चाहिए, दैट मीन्स इनकम चाहिए। और एनपीओ को इनकम कैसे आती है? डोनेशंस, जो लोग डोनेट करते हैं उनके थ्रू उनको इनकम आती है, फंड, राइट, तो वो उनकी इनकम होती है। और एक्सपेंडिचर्स, अगर मुझे नीडी पीपल को फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो फूड बनाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं टू डिटरमाइन वेदर इट अर्न्स सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर। तो मेन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर प्रॉफिट और लॉस, a non-profit organization works for surplus और deficit। क्योंकि जो एक एनपीओ होती है वो प्रॉफिट नहीं कमाती, दैट वाई वी कॉल ना नॉन प्रॉफिट। तो जब वो प्रॉफिट नहीं कमाती तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकती। बट मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि इस साल मैंने इनकम कितना मिला, मुझे कितना डोनेशंस मिला और इस साल मैंने कितना खर्च किया, क्या कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। उस जो चीज़ बच रही है उसको हम सरप्लस का नाम देते हैं, और अगर नहीं बच रही, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम डोनेशंस कम है, तो फिर हम उसको डेफिसिट का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस का नाम देती तो फिर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती। तो बेसिक डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना P&L अकाउंट बना रही है तो ये जानने के लिए कि वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रही है ये जानने के लिए कि उसने इस साल सरप्लस कमाया या डेफिसिट हुआ, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को फॉर श्योर, पक्का लिख लो। मैं दोबारा पॉइंट बता देती हूँ, क्या पॉइंट्स बोले हैं मैंने, रिवाइज करो मेरे साथ। पहला पॉइंट मैंने ये बोला है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स होते हैं एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सेकेंड पॉइंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। थर्ड पॉइंट, a profit organization makes a profit and loss account to determine whether it earns profit or suffer loss. And fourth point, a non-profit organization makes income and expenditure account to know whether it earns surplus or suffers deficit during the year. Clear हुआ point? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे बढ़े, चलिए। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि वही चीज़ कि ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है और ये पक्का पक्का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, मैंने एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ABC एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो जो हायर लेवल पे चल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बात करें जो SSC की कोचिंग्स होती हैं, राइट, SSC की जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं KC क्लासेस या कोई भी क्लासेस जो हैं, ठीक है, पैरामाउंट है, तो दीज आर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर नॉट कॉल्ड NPOs क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्राइवेटली रन अप किए जा रहे हैं। तो मैंने एक नाम ले लिया ABC एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये क्या करता है? ये फीस चार्ज करता है किससे? स्टूडेंट से, एंड इन्हें कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड करता है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो, ठीक है। जो ये रेवेन्यू अर्न करता है ड्यूरिंग द ईयर इट इज 20 लाख रुपीज़। पूरे साल इसने जितने भी बच्चों से फीस चार्ज करी कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए बैचेस के अकॉर्डिंग, इसके पास टोटल कमाई कितनी हुई बेटा? 20 लाख रुपीज़। और उनको क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए इसने एक्सपेंसेस भी इनकर करे होंगे, कंप्यूटर्स चाहिए हैं, फैंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है उनको, सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इज़ 5 लाख रुपीज़। क्लियर?
तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कमाया उसने कितना? 20 लाख रुपए। एक्सपेंसेस उसने कितने इनकर करे? 5 लाख रुपए। तो उसके पास प्रॉफिट कितना रहा? 15 लाख रुपए। अब आप ये देखेंगे कि मैंने प्रॉफिट का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है अपना पूरे साल दौरान, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम करती है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रही है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब आगे देखो। वहीं पे मैंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, होप ऑर्फनेज। ये एक होप ऑर्फनेज है, अनाथालय है, जहाँ पे जिन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जो छोड़ के चले जाते हैं या उनको ऐसे ही रख जाते हैं, तो ये जो ऑर्फनेज है ये उन बच्चों को पैदा करता है, उनको अपने पास रखता है, फूड प्रोवाइड करता है, सारी फैसिलिटीज़ देता है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग फॉर सोसाइटी। ये उन बच्चों को बेटर परवरिश देता है। जो पेरेंट्स उनको ऐसे ही छोड़ जाते हैं या जो पेरेंट्स उनका देखभाल नहीं कर सकते, उनको खिला भी नहीं सकते, इतना पैसा ही नहीं है उनके पास, तो ये ऑर्फनेज उनकी केयर करता है, राइट। तो अब देखो उसे डोनेशन मिलता है, किससे? पब्लिक से। कोई भी लोग अगर डोनेट करना चाहें कि जहाँ पे भी पैसा, तो आप डोनेट कर देते हैं, राइट। या कंपनीज में भी ना CSR आपने पढ़ा हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनीज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी सोसाइटी के तरफ। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपना स्टेटस बनाने के लिए या अपने कुछ कहते हैं ना कि दिल से ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करते हुए डोनेशंस दे देती हैं किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर चाहे वो ऑर्फनेज हो या कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो जितनी भी डोनेशंस इसको मिली होप ऑर्फनेज को, मान लो वो 50 लाख रुपीज़ की डोनेशन मिली, उस डोनेशन को यूज़ करके उसने स्पेंड किया ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख रुपीज़। अगर बच्चों की परवरिश है तो उनके लिए सामान चाहिए, उनके लिए कपड़े चाहिए, उनका खाने के लिए चाहिए, उनको पढ़ाने के लिए बुक्स चाहिए, तो सारा जो खर्चा है उनका अराउंड 20 लाख रुपीज़ पड़ा। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, बट दिस ऑर्फनेज इज एन NPO, और NPO प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो NPO प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती। NPO क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है बेटा? सरप्लस या डेफिसिट बताता है। दैट मीन्स जो भी मेरे पास लेफ्ट ओवर अमाउंट बचेगा उसको मैं सरप्लस का नाम दूंगी। तो 50 लाख रुपए मेरे पास डोनेशंस आई थी, मेरी इनकम कहलाएगी। 20 लाख रुपए मैंने खर्चा करा तो मेरी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं, 50 लाख में से मैंने 20 लाख को माइनस किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा? 30 लाख रुपए। एंड इट विल बी नोन एज सरप्लस लेफ्ट ओवर। इसको मैंने नाम दिया किसका? सरप्लस का। तो आप बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं कि मैंने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमाया मैंने उसको क्या नाम दिया? प्रॉफिट। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी बचा, जो भी उसने कमाया, उसको मैंने क्या नाम दिया? सरप्लस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये याद रखिएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? तो अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर रही हूँ तो या तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या मुझे लॉस मिलेगा। याद रखिएगा ये बात कि अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करती हूँ तो या तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, या मुझे लॉस मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टू दैट होगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर मैं अपने इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करती हूँ तो या तो मुझे सरप्लस मिलेगा या डेफिसिट मिलेगा। जहाँ पर भी मैं बात सरप्लस और डेफिसिट की बात करूँगी वहाँ पे मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, और जहाँ पे भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँगी वहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप ये लिख लीजिएगा कि जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होती है विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिटरमाइन whether profit earned or suffer loss. A non-profit organization will make income and expenditure account whether to know it earns surplus or deficit, right? बिना पैसों के चैरिटी नहीं हो सकती। अगर आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कुछ होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी सोसाइटी के बड़े कॉज को फाइट अगेंस्ट में खड़ा होना चाहती है तब आप तभी कर सकते हो जब आपके पास कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे केरला में बाढ़ आई थी, ठीक है, तो केरला में जब सब कुछ ही खत्म हो गया तो केरला खुद तो अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता ना, इट नीड्स फंड। तो वहाँ पे हमने डोनेशंस करी थी। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर रीसेंट एग्जांपल लूँ तो क्या रीसेंट एग्जांपल ले सकती हूँ? कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा घट गई है, राइट, बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो एवरी पर्सन वांट्स टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी जिससे क्या हो सके,
चीज़ें बन सकें। जैसे अब हर ऑर्गेनाइजेशन, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो लोग पीपी किट बना रही हैं, सैनिटाइजर्स बना रही हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए। डोनेशंस हम लोगों ने क्यों डोनेट करा है? हम लोगों ने बेसिकली इसीलिए ही डोनेट करा है कि जो कोरोना के लिए जितना भी हॉस्पिटल्स चाहिए रेडी होने के लिए, बेड्स चाहिए, जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सब पूरी हो सके उन पैसों से। तो डोनेशंस इज़ अ मस्ट, बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर आवर सोसाइटी, वी आर फाइटिंग फॉर आवर जस्टिस। हम लोग अपनी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जस्टिस इन द सेंस, हम लोग अपने रिकवरी के लिए लड़ रहे हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन को से बाहर निकलने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो किसी भी बिना पैसों के कभी भी चैरिटी नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो स्कूल्स होते हैं, जो आपके स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हम इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, जबकि ये लोग फीस भी चार्ज करते हैं बच्चों से? जब ये लोग फीस चार्ज कर रहे हैं तो फिर ये एनपीओ कैसे हो सकते हैं? वही चीज़ मैंने बताया, जब एक स्कूल और कॉलेज अगर ये एनपीओ है, तो अगर वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं तो उनको भी पैसे चाहिए। स्कूल्स हैव टू अपॉइंट द टीचर्स, कॉलेजेस में टीचर्स चाहिए, लेक्चरर्स चाहिए, और उन टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड करनी होती है। तो स्कूल कहाँ से प्रोवाइड करेगा? स्कूल बच्चों की फीस से ही सैलरी प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए चैरिटी करना चाहते हैं तो आपको भी फंड्स चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? बट इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोसाइटी में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी एक और रीज़न है, जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि हम इसे एनपीओ क्यों कहते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है, अभी सब समझाऊंगी। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का? अब जो हमारा एबीसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, इसने पूरे साल में प्रॉफिट तो कमा लिया। कितना था? 20 लाख रुपए इसको इनकम मिली थी, बच्चों से फीस चार्ज करी थी उसने कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड करके, और 5 लाख रुपए उसने खर्च किया था। तो 15 लाख रुपए उसने प्रॉफिट तो कमा लिया। अब जब उसने प्रॉफिट कमा लिया तो गवर्नमेंट एंटर्स इनटू द पिक्चर। देखो मैंने लिखा भी है, गवर्नमेंट एंटर्स इन पिक्चर, राइट? अब यहाँ पे गवर्नमेंट आती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो गवर्नमेंट को टैक्स भी प्रोवाइड करो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए उसको चाहिए। वही चीज़ है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी बिल्डअप करना चाहती है तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता ही कैसे है? थ्रू इनकम टैक्स। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स प्रॉफिट, गवर्नमेंट आस्क फॉर टैक्स। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स प्रॉफिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, दैट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो प्रॉफिट कमाती है उस साल में तो उसको टैक्स पे करना ही करना पड़ता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना है? 15 लाख रुपए। टैक्स रेट क्या है? मैं आपका डायरेक्ट टैक्स रेट लेके चल रही हूँ 30%। ठीक है, तो 15 लाख में मैंने 30% कमाया, 30% का टैक्स पे किया, तो 4.5 लाख रुपए मैंने टैक्स पे कर दिया। प्रॉफिट मेरा 15 लाख था, उसमें से 4.5 लाख मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 10,50,000। जो भी एंटिटी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है तो उन्हें अपने प्रॉफिट कमाने के बाद टैक्स पे करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। ये याद रखिएगा ये पॉइंट। वेदर इट इज़ अ इंस्टीट्यूट, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, या कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस हो, हु गेट सैलरी और रनिंग देयर इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी अगर पर्सन जो सोल प्रोप्राइटरशिप का कंपनी चला रहा है, या कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी बिजनेस फॉर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर वो लोग पैसा कमा रहे हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट में, इवन जो इंडिविजुअल्स जो सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, उनको भी अपने अर्नड प्रॉफिट में से टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? वो प्रॉफिट आपका है, और उस प्रॉफिट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आपने इस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं दिया होता तो गवर्नमेंट पिक्चर में आती है और गवर्नमेंट पूछती है ये प्रॉफिट आपने कहाँ से कमाया और आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया, तो तब वो ब्लैक मनी कहलाएगा। बात समझ आ रही है? बट अब ये हमारा जो 10,50,000 वाइट मनी हो गया, क्योंकि ये टैक्स पे करने के बाद हमारे इन हैंड में बचा है। बात क्लियर हो रही है? पक्का? ओके, तो ये जो कंसेप्ट था अभी हमने पढ़ा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट आई। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट एंटर्स इन पिक्चर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अर्न किया? सरप्लस। डोंट कॉल इट प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने कहा अरे आपने सरप्लस कमाया तो टैक्स भी दो। सरप्लस मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि आपके पास पैसा बहुत बच गया, जब बच गया तो टैक्स दो।
स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बेटरमेंट के वर्क करते हैं, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। यहाँ हम स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, आप ऑर्फनेज की भी बात कर दिए। ऑर्फनेज क्या कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे सड़क पे ऐसे ही मतलब छोड़ दिए जाते हैं माँ बाप के थ्रू या कैसे भी छोड़ दिए जाते हैं, अगर उनको अच्छा इंसान बनाना है, दैट मीन्स आप सोसाइटी के लिए अच्छा ही तो काम कर रहे हो। वो अगर अच्छा इंसान बनेगा वो तभी आगे ही तो वो सिखाएगा किसी को। तो हम एनपीओ की तरह वर्क कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग फॉर अ गुड कॉज, देन व्हाई वी नीड टू पे टैक्स। वो कह रहे हैं कि हम जब किसी अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी क्यों टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर हमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा तो हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे जब हमारे पास ही कुछ नहीं बचेगा। अगर आप एक बात बताओ, मैंने जितना सरप्लस कमाया उसका हाफ पोर्शन मैं अगर टैक्स ही पे कर दूंगी तो उस हाफ पोर्शन से मैं कैसे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लड़ूंगी। तो मुझे क्यों टैक्स पे करना पड़ रहा है। दस एनपीओ डज नॉट पे टैक्स और वॉट एवर दे अर्न एंड दस डोंट कॉल इट प्रॉफिट। इसी वजह से हम उसको प्रॉफिट इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो भी उसने एनपीओ ने पैसा कमाया, लेफ्ट ओवर पैसा जिसको हम सरप्लस कहते हैं, उसको हम प्रॉफिट इसलिए नहीं कहते क्योंकि एनपीओ कभी भी अपने सरप्लस लेफ्ट ओवर पे कभी भी टैक्स पे नहीं करती। बिकॉज ऑन सरप्लस एन ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट टू पे टैक्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने सरप्लस पे टैक्स पे नहीं करती। ये बात याद रखिएगा। दैट मीन्स आपको लिखना है कि जो सरप्लस होता है, ये लिखिए मेरे साथ, सरप्लस जो होता है किसका, एनपीओ का, इज टैक्स एग्जेम्प्ट। क्या होता है बेटा, टैक्स एग्जेम्प्ट, EXEMPT, टैक्स एग्जेम्प्ट। टैक्स एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है, इस अमाउंट पे कैसे भी करके टैक्स लग ही नहीं सकता, ये आपकी इनकम मानी ही नहीं जाएगी गवर्नमेंट की नज़रों में। और जब आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी गवर्नमेंट की नज़रों में तो उस पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स किस पे लगता है, जो आपने कमाया, जो आपकी इनकम है, बट वो हम आपकी इनकम मान ही नहीं रहे ना, हम आपका सरप्लस मान रहे हैं। वो बात समझ आई। तो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब इनकम कमाता है उसको अब उसके पोर्शन पे टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। बट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब इनकम कमाता है तो उसके पास सरप्लस बचता है और उस सरप्लस को हम प्रॉफिट नहीं मानते, इसलिए हम उस पर टैक्स पे नहीं करते। द थिंग इज दैट जो भी प्रॉफिट एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाती है वो टैक्स उस पर लगता है, ठीक है। जो भी सरप्लस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाती है इज नोन एज टैक्स एग्जेम्प्ट। ये लिखिए, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टैक्स एग्जेम्प्ट। वो टैक्स फ्री नहीं होता, उस पर टैक्स लगेगा। द सरप्लस अर्न्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टैक्स एग्जेम्प्ट। दोबारा बोल रही हूँ, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टैक्स फ्री, दैट मीन्स उस पर टैक्स लगेगा। एंड द सरप्लस अर्न्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टैक्स एग्जेम्प्ट, इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यहां तक बात क्लियर हुई, पक्का समझ आया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में जो सिमिलैरिटी वो ये है कि बोथ चार्ज फीस फॉर सर्विसेज, दोनों ही अपनी सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करेंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा अमाउंट चार्ज कर रही है। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि हमारे घर के आसपास जो है वो एक हॉस्पिटल है, बट वो बहुत मतलब वो सोसाइटी के लिए ही बनाया गया है वो हॉस्पिटल, और वो बहुत कम पैसों में आपका जो है सीटी स्कैन करवा देते हैं या बहुत कम पैसों से आपका MRI करवा देते हैं। बट अगर आप यही चीज़ बड़े हॉस्पिटल में जाके कराओगे तो दे विल चार्ज अराउंड 20,000 प्लस ही, ठीक है, ज़्यादा ही होगा इसका, ठीक है। तो चार्ज वो दोनों कर रहे हैं बट अमाउंट का फ़र्क आ रहा है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बात कर रही है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है उसको टैक्स पे करना ही होगा गवर्नमेंट को। बात क्लियर, अपनी इनकम पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये देखें कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रॉफिट तो कमा लिया बट उसने टैक्स भी पे कर दिया, अब उसके पास जो प्रॉफिट बचा वो उस प्रॉफिट से कुछ भी कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने ये देखा था कि जो ABC एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसने 15 लाख रुपए कमाया, उसमें से 4,50,000 रुपये पर प्रॉफिट दे दिया, अब उसके पास 10,50,000 रुपये पड़ा, ठीक है। इस पैसे का
वो कुछ भी करे, गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर। फिर वो उस पैसे का स्पेंड करके फॉरेन ट्रिप मारे, या वो दोबारा से इसी पैसे को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर के में डेवलप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, एसीज लगा दे हर रूम में, या कंप्यूटर ज़्यादा प्रोवाइड कर दे बच्चों को, कुछ भी कर सकता है। या वो इस पैसे से एक लग्जरी कार खरीद ले, एक अपना घर बना ले, वो कहीं पर भी इस पैसे को यूटिलाइज कर सकता है। इट्स हिज चॉइस, व्हाट ही वांट्स टू डू, ही इज़ फ्री। उसके इस पैसे में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। बट ये सेम केस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होगा, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने सरप्लस कमाया और इस सरप्लस पर उसने टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ कंडीशन लगाई जाती है कि अगर एक एनपीओ सरप्लस अर्न करती है तो वो सरप्लस उसको उसी कॉज के लिए ही लगाना है, ना कि किसी और बेनिफिट के लिए। अगर आप ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो 10,50,000 है, वो चाहे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे लगाए या कहीं भी लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। बट एक एनपीओ जिसने सरप्लस कमाया, वो सरप्लस जो भी लेफ्ट ओवर हो जाता है उस साल में, वो नेक्स्ट ईयर में उसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉज के लिए ही लगाया जाएगा, वो किसी और कॉज के लिए नहीं लगाया जा सकता। सो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द एंटिटी टू यूज द सरप्लस अमाउंट ओनली फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस पैसे को आप उसी कॉज के लिए लगाओगे जिस कॉज के लिए आपकी एंटिटी बनी है। अगर आपकी एंटिटी फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई गई है तो आप फूड ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस पैसों के साथ अगले साल। या अगर आपकी एंटिटी ऑर्फनेज है तो ऑर्फनेज के काम में ही लगाया जाएगा, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, चाहे उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ाओ, कुछ भी, पर उसी के कॉज के लिए लड़ोगे आप। बात समझ आ रही है? ठीक है। इफ स्कूल earn surplus, तो surplus will be used only for school purpose. You cannot use this amount for any other purpose. बात समझ आ रही है? अगर आपने surplus कमाया है तो वो surplus उसी जगह में यूज़ किया जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा वो सरप्लस। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं, या आप पार्टनरशिप फर्म की बात कर लो। एक पार्टनरशिप फर्म है, जब वो पार्टनरशिप फर्म ने जितना भी पैसा कमा लिया वो पार्टनरशिप फर्म का है। पार्टनरशिप फर्म जब पैसा कमाने के बाद टैक्स पे कर देती है गवर्नमेंट को, तो जो जितना भी पैसा बचेगा वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहता, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके पार्टनर्स में, और कुछ अमाउंट आप अपने फर्म के लिए रख देते हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनके पार्टनर्स में, वो फर्म का पैसा थोड़ा सा ही रहा। बट यही अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैसा उनके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, ये याद रखिएगा। एनपीओ जिसने बनाई है, जितने भी मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन मेंबर्स में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये सारा का सारा पैसा उसी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा रहेगा और उसी के कॉज के लिए यूज़ होगा। ये बात समझ आ रही है? पक्का क्लियर हुआ? प्रॉफिट और सरप्लस में क्या फ़र्क होता है? प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर रीज़न ओनली आफ्टर द पेइंग टैक्स। टैक्स को पे करने के बाद ही आप जो प्रॉफिट बच रहा है उसको आप किसी भी कॉज के लिए लगा सकते हैं। बट द सरप्लस विल बी यूज्ड फॉर ओनली फॉर दैट कॉज फॉर विच द एंटिटी इज मेड। जिसके लिए आपकी एंटिटी बनाई गई है उसी के लिए ही वो सरप्लस यूज़ किया जाएगा। बात क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमारे दिमाग में उठते हैं। अब हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत चालाक होती हैं, हो सकता है वो प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, और जब टैक्स देने की बारी आई तो कह दिया हम तो भाई एनपीओ हैं, आप किस बात का प्रॉफिट टैक्स मांग रहे हैं, एनपीओ का तो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, और प्रूफ करने के लिए करके फुल एंजॉय ले लिया। दैट मीन्स मैंने क्या किया, प्रॉफिट तो कमा लिया, अब गवर्नमेंट जब पिक्चर में आई तो मुझे टैक्स पे करना पड़ा। अब मैंने सोचा यार टैक्स पे क्यों करना पड़ रहा है, सारा प्रॉफिट मैं कमाता हूँ ना, मैं एंजॉय करता हूँ। तो मैंने ना क्या किया, मैंने बता दिया मैं तो एनपीओ हूँ, और एनपीओ का तो प्रॉफिट आपको पता है एग्जेम्प्ट होता है। तो ये सरकार को कैसे पता चलेगा कि एनपीओ है या ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए काम कर रही है या ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है वो बेवकूफ़ नहीं होती बेटा। गवर्नमेंट कहती है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटिटी बनती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस होगा, जो फॉर्म होगी, वो ही बता देगी। दैट मीन्स स्टेटस जो होगा ना किसी भी एंटिटी का, वो एक्सप्लेन कर देगा कि क्या ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो एनपी है, ठीक है। अगर मैं एक बात करूँ, अगर आपकी स्टेटस एंटिटी का सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे किराने की स्टोर है, ठीक है, तो एक बंदा ही उसको रन अप करता है, ठीक है, या एक पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म है, दो बंदों की मिली भगत से एक फर्म बनाई गई जिसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। एक कंपनी है जो बड़े हाई लेवल पे काम कर रही है, छोटे पे। एक HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपकी जो कंपनी है, अगर उसका फॉर्म जो है या स्टेटस जो है, अगर इनमें से कोई भी हुआ, क्या क्या बोला मैंने, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिख लो चाहिए। इफ द फॉर्म ऑफ द एंटिटी इज सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस, कंपनी, दैट इज पार्टनरशिप फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको हम हमेशा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि द रीजन इज दैट अगर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी तो सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा एक अकेला बंदा होता है, और अकेला बंदा ना सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकता। अकेले बंदा कितने लोगों के लिए प्रॉफिट कमा लेगा, कितने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर लेगा। अकेले बंदे को भी बहुत लोगों की सहायता चाहिए होती है, पैसा चाहिए होती है अगर आप किसी भी गुड कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कभी भी एक NPO नहीं कहलाया जा सकता। बात समझ आ रही है? तो जब वो NPO नहीं कहलाया जा सकता तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो कभी भी सोसाइटी के लिए काम नहीं करती, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम की जाती है। क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जब दो पार्टनर्स मिल जाते हैं ना, जितना भी वो प्रॉफिट कमाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ही होता है पार्टनर्स में। बट अगर वो NPO होती तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो इसका मतलब वो अपने शेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बट एक जो कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और एक कंपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम कर सकती है। बट अगर वो कंपनी किसी ट्रस्ट या किसी सोसाइटी एक्ट के अंडर है, या कोई भी कंपनी अंडर सेक्शन 8 बनाई गई है, तो ही हम उसको NPO कहेंगे। किसी भी कंपनी को हम NPO नहीं कह देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो कंपनी ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी एक्ट के अंडर बनाई गई है या कंपनी इस्टेब्लिश्ड है अंडर सेक्शन 8 के, उसी कंपनी को हम क्या कहेंगे बेटा? NPO कहेंगे। बात क्लियर हो रही है? पक्का? ठीक है। ये आप चाहे लिख लीजिए मैं क्या लिखवा रही हूँ। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF इज डन बाय देयर ओनर्स ओनली। जो मैनेजमेंट होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ बेटा। मैनेजमेंट मतलब उस कंपनी को, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को जो मैनेज कर रहा है वो कौन करता है? हमेशा ओनर। अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ तो एक सिंगल पर्सन ही तो ओन करता है, वही तो ओनर कहलाएगा। अगर मैं मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो उसके ओनर्स हैं। मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करूं तो उसमें जो करता है मोस्ट सीनियर पर्सन वो ओनर है, राइट। कंपनी की बात करूं, कंपनी में जो डायरेक्टर्स है वो ओनर्स है। तो इन सब जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, इनकी जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी चला कौन रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप चला कौन रहा है, पार्टनरशिप फर्म चला कौन रहा है? ओनर्स। मैनेजमेंट मैनेज कर कौन रहा है? ओनर्स। बट अगर मैं मैनेजमेंट किसकी बात करूं, अगर मैं NPO की मैनेजमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? मैनेजमेंट ऑफ NPO। मैनेजमेंट ऑफ NPO जो होता है वो ट्रस्ट से की जाती है। ट्रस्ट मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन बनाए जाते हैं जो ट्रस्टी होते हैं, जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट, जिन लोगों ने इसके लिए पैसा लगाया है, कंट्रीब्यूशन किया है। कोई सिंगल पर्सन इस NPO को नहीं संभाल सकता, बिकॉज जितनी भी NPOs होती हैं वो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाई जाती है। तो इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो ट्रस्ट से की जाती है, गवर्निंग बॉडी से की जाती है। क्योंकि जो मेंबर होता है, अगर आप बोलें एक NPO अगर बनाई गई है तो मेंबर कभी कभी बहल जाते हैं, कहीं कहीं और दिमाग चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, किसी गुड कॉज के लिए बनाई गई थी बट उनको पैसा देकर गलत काम भी कराया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस एक NPO जो होती है वो बहुत बड़े महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है सोसाइटी के लिए। तो ये कभी भी किसी के गलत हाथों में ना जाए, इसलिए जो NPOs होती है वो मैनेज की जाती है ट्रस्ट से। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ट्रस्ट जो होती है वो आपकी गवर्निंग बॉडी होती है, कोई कमिटी बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू जो इस कॉज के लिए काम करती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मेंबर्स, ओनर से संभाली जाती है। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसका ओनर नहीं संभालते, उनके ट्रस्टी संभालते हैं, जो ट्रस्ट चलाते हैं, जो कमिटी चलाते हैं, जो गवर्निंग बॉडी होती है। बात क्लियर हुई? पक्का समझ आ रही है ये सब चीज़ें मैं क्या बता रही हूँ? तो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल के लिए अर्न करती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है। बात समझ आ रही है?
अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है गुरुद्वारा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो एनपीओज होते हैं, ये स्कूल्स, कॉलेजेस, गुरुद्वाराज, मंदिर, चर्च, ये सारे इन कामों के लिए, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंड्स, जो जितने भी आपके टूर्नामेंट्स कराती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब क्या है, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। अब गुरुद्वारा है, अगर गुरुद्वारा को लंगर प्रोवाइड करना है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। अब जैसे बंगला साहिब में मैंने आपको बताया जो लंगर है वो चलता रहता है। अब अगर मुझे लंगर करवाना है तो लंगर कराने के लिए गुरुद्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो ट्रस्ट है, जो कमेटी है, उनको भी तो पैसा चाहिए होगा, सारे काम करने हैं, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, दालें प्रोवाइड करने के लिए, सब कुछ एक्सपेंसेस तो इनकर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, वो लोग खुद पैसा नहीं मांगते लोगों से। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, बट दे वांट टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं जाके लोगों की सहायता तो कर सकती हूँ, बट मैं सिर्फ 10 लोगों तक अप्रोच कर पाऊंगी, 20 से ज़्यादा मैं 20 लोगों की हेल्प करूँगी। बट अगर मुझे और लोगों की हेल्प करानी है तो मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना होगा जहाँ पे मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। बट हो सकता है लोगों के पास टाइम ना हो जुड़ने का, तो हम लोग क्या करते हैं, एज एन इंडिविजुअल हम लोग डोनेशंस देते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, पैसा डाल देते हैं। इस जैसे कहते हैं ना, पर्ची कटवा देना, सर मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके गुरुद्वारा में 1 लाख रुपए डालने हैं, मैंने दान दे दिया है, आप इस 1 लाख रुपए से यूज़ करके आप क्या कराइएगा, आप लंगर करा दीजिएगा। ऐसे कितने लोग होते हैं जो डोनेशंस देने होते हैं। बात समझ आ रही है? ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल, जो भी कंपनी डोनेशंस देती है ना, उनको फ़ायदा मिलता है। बात समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे काम के लिए काम कर रही है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशंस देते हैं तो हम आपको फ़ायदा देंगे। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग दैट। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग डोनेट करें ऐसे कॉज के लिए, क्योंकि अगर हम डोनेशंस नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशंस आगे लोगों की मदद कैसे करेगी। बात समझ आ रही है? तो डोनेशंस जो होती हैं वो सोशल कॉज के लिए दी जाती हैं। कुछ अच्छा करना है तो टैक्स में रिलीफ मिलती है, रिलीफ मतलब डिडक्शंस मिलती है। ये आप अपने इनकम टैक्स के कंसेप्ट में समझेंगे जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपनी पूरी इनकम कमा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज इस साल में 10 लाख रुपए कमाया, तो मुझे 10 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर मैं किसी अच्छे काम के लिए डोनेशन दे देती हूँ 3 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है इस 3 लाख रुपए पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आपने अपना 3 लाख रुपए अब इस किसी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करें। दैट मीन्स जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी डोनेशन कोई इंडिविजुअल या कंपनी करती है कि कहाँ पे किसी एनपीओ में, तो उसको क्या मिलती है बेटा, डिडक्शंस मिलती हैं। बात समझ आई है? क्या मिलती है? डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शंस मतलब आपको 10 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब आपको कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उस 10 लाख रुपए में से आप 3 लाख रुपए क्या दे चुके हो, डोनेशंस दे चुके हो। और गवर्नमेंट कहती है जब आप डोनेशंस देते हैं तो हम आपको टैक्स में रिलीफ देंगे, हम आपको छूट देंगे। आप 10 लाख रुपए पे टैक्स मत दो, आप 8 लाख रुपए पे टैक्स दे दो। मैंने जैसे एक अमाउंट बोला है, इट्स नॉट दैट कि 8 लाख रुपए पे भी टैक्स होगा, वो अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब रेट्स होता है, वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एनपीओ होती हैं, देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? डोनेशंस। एक एनपीओ, मैंने पहले भी बोला, बिना पैसों के चैरिटी नहीं की जा सकती, बिना पैसों के एक एनपीओ भी सर्वाइव नहीं कर सकती, उसको भी डोनेशंस चाहिए। तो जो मेन सोर्स होता है किसका? एनपीओ का। वो क्या होता है बेटा? डोनेशंस। और एनपीओ को गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी मिलते हैं कि इतना पैसा गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। बात समझ आ रही है? एंड ऑल दीज अमाउंट विल ओनली बी यूज्ड फॉर दैट कॉज ओनली, क्योंकि एक एनपीओ सरप्लस कमाती है, ना कि प्रॉफिट। और एक एनपीओ जब सरप्लस कमाती है तो वो सरप्लस क्या होता है बेटा? टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इसलिए अगर वो टैक्स एग्जेम्प्ट है तो उस पर टैक्स नहीं गया, बट वो पैसा पूरा उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ होगा, उसी कॉज के लिए ही यूज़ होगा। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो लोगों की हेल्प अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसको डोनेशंस मिलते हैं, चाहे पब्लिक से मिल रहे हैं, चाहे कंपनी से मिल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिल सकते हैं, इवन कंपनी से लोन्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है। बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि एनपीओ बेसिकली है क्या। इन लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एनपीओ का बेसिक मतलब समझाया। तो अब आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली फ़र्क क्या है। एनपीओ जो होती है वो बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क करती है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर ओनली टू अर्न प्रॉफिट।
एनपीओ अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, पर उन फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, पर उन फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप प्रॉफिट या लॉस अर्न करोगे ड्यूरिंग द ईयर, बट अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या करेंगे, सरप्लस या डेफिसिट अर्न करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, बट अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सरप्लस कमाते हैं, और सरप्लस क्या होता है बेटा, टैक्स एक्सेप्ट। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लैरिफिकेशंस देते हैं, जो आपको बेटर अंडरस्टैंड कराते हैं कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली फ़र्क क्या है। बात क्लियर हुई है? तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स कह रही हूँ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस लिख कर आना है कि क्या क्या डिफरेंस है। जो मैंने अभी बताया वही बेसिकली डिफरेंस है, बट आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, समझ आया है कंसेप्ट? पक्का? ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी तक हमने एनपीओ के बारे में बहुत कुछ जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो आपकी बुक में आएंगे। मैं टीएस ग्रेवाल की बुक प्रेफर करूंगी आप लोगों को। जिनके पास टीएस ग्रेवाल की बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस की फ़ोटोज़ भी क्लिक करके पीपीटी में रख दूंगी। जब मैं वीडियोस कराऊंगी तो आप उसमें से क्वेश्चंस देख सकते हैं। डोंट वरी, हम आराम से एक एक स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, टॉपिक यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। वीडियोस को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, जिसने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, आपको ऑन टाइम वीडियो मिल जाए। ठीक है, सॉरी। तो वीडियो देखते रहिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।